नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिक डिसीजन आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद। इसके क्या मायने हैं, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है? आपने देखा होगा दोस्तों, या तो इसको लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हैं। मैं इस वीडियो में आपको दोस्तों दोनों साइड्स बताऊंगा एक बैलेंस्ड तरीके से। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो क्यों इसके अगेंस्ट हैं, ताकि आप अपना ओपिनियंस पे खुद बना पाएं दोनों साइड सुनने के बाद। और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा इस चीज पर। आइए देखते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आर्टिकल 370 एक जरिया था कश्मीर को इंडिया से जोड़कर रखने का। जब यह बनाया गया था तो इस आर्टिकल के तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, जिस स्पेशल स्टेटस की वजह से कश्मीर खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग, खुद का एक फ्लैग रख सकता था इंडियन फ्लैग से अलग। और जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो शुरू में सिर्फ 3 जगहों पर एप्लीकेबल होती, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस में। इस आर्टिकल 370 के बाद एक आर्टिकल 35A था इसके अंदर, जो डिफाइन करता था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को, कि कोई भी आउटसाइडर कश्मीर के अंदर लैंड नहीं खरीद सकता, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकता और कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। अभी जो डिसीजन लिया गया दोस्तों, इसमें टेक्निकली आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया, बल्कि आर्टिकल 370 का खुद ही इस्तेमाल किया गया इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। ये आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज है जो कहता है कि इस आर्टिकल कैन सीज टू एग्जिस्ट, यानी इस आर्टिकल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन कंसल्टेशन विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई स्टेट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो वो जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो गई। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अब ये डिसीजन ले सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद मिलकर कि इस आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, और यही हुआ दोस्तों। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्टिकल 35 खत्म हो जाता है, तो जो आर्टिकल 35 के अंदर चीजें थी वो भी अब खत्म हो जाती हैं। अब इस डिसीजन का मतलब है कि कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में, कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा। बाकी इंडियंस आकर वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं और सरकारी नौकरियां ले सकते हैं। मैं टेक्निकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि जमीन खरीदने जैसी चीजें अलाउड होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी और बहुत स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, जहां पर जाके बाकी इंडियंस जमीन नहीं खरीद सकते वहां पर। इसके और भी बहुत रीजंस हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल रीजंस हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह करना कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या यह करना सही था या गलत था? क्या यह करने से कश्मीर में हालत बेहतर होंगे या बद से बदतर हो जाएंगे? यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आर्गुमेंट सुनाना चाहूंगा उन लोगों के जो सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को। जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि कश्मीर में अब हालत बेहतर हो जाएगी, ये एक विन विन सिचुएशन है कश्मीरीज के लिए और इंडियंस के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंडियंस आकर कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कश्मीर में, जिससे कि वहां के जो लैंड के प्राइसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोकल कश्मीरीज हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे जब वो अपनी जमीन को लीज आउट करेंगे या बाकी लोगों को बेचेंगे। कंपनीज आकर अब इन्वेस्टमेंट करेंगी कश्मीर में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी जब बाकी इंडियंस आकर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स ले पाएंगे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, सरकारी नौकरी ले पाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जमीन खरीद पाएंगे। ये सब करने से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और इंप्लॉयमेंट बढ़ने से, डेवलपमेंट बढ़ने से यहां पर क्राइम कम होगा, टेररिज्म कम होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां के लोग नौकरियां करेंगे तो कम लोग टेररिज्म का शिकार बनेंगे। यहां पर एक और एडवांटेज यहां पर बताया जाता है कश्मीरियों के लिए कि अब ये इंडियन लॉज के अंडर आएंगे तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी चीजों का भी ये बेनिफिट उठा पाएंगे। और बाकी आर्ग्यूमेंट्स बताए जाते हैं कि कश्मीरी पंडित जिनको भागना पड़ा था वो बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि अब वो वापस अपने कश्मीर में जा पाएंगे यहां पर। और लास्टली एक आर्ग्यूमेंट है यहां पर कि इस चीज से एक साइकोलॉजिकली इंपैक्ट होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्लैग है, तो कश्मीरी ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करेंगे इंडिया के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों कि जो लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं वो क्या कहते हैं। जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं उनकी आर्ग्यूमेंट बड़ी सिंपल है कि कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया है करने से पहले, हजारों ट्रूप्स को बुला दिया गया, इंटरनेट स्विच ऑफ कर दिया गया, लैंडलाइन स्विच ऑफ कर दी गई, कश्मीरी पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा गया, लोगों को अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया और पीछे से यहां पर सरकार ने डिसीजन ले लिया और कश्मीरियों को पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो लोग कहते हैं कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है और इसे फैशिज्म से कंपेयर किया जा सकता है कि आर्मी को हमने अंदर बुलाया
और किसी से बिना पूछे हमने उन पर यह डिसीजन इंपोज कर दिया। और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा के वहां पे दोबारा इलेक्शंस ना कराकर, ये एक डिक्टेटरशिप से कम नहीं है कदम उठाना, क्योंकि वहां के लोगों की कोई नहीं सुन रहा है, वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की कोई नहीं सुन रहा है। यहां पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और चीटिंग था करना, क्योंकि हमने बेसिकली एक लूप होल को यूज किया, वहां की स्टेट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब ये डिसीजन लिया गया। जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने यहां पर लिखा है कि ये नहीं किया जा सकता था, ये सिंपली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीटिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा कि देखो 10,000 ट्रूप्स हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक आतंकवादी हमला होने का खतरा है यहां पर, लेकिन कोई खतरा नहीं था, ये पीछे से डिसीजन लिया जाना था, इसलिए ये किया गया। तो लोगों को गुमराह करके रखा गया, यहां पर लोगों से बात छुपा कर रखी गई। काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका यह है कि अगर लोगों को ये बताया जाता तो वायलेंस बहुत ज्यादा होता, इसलिए ट्रूप्स को अंदर लाना बहुत जरूरी था। और अगर ये लोगों को बताकर डिस्कशन करके किया जाता तो ये तो 70 सालों से चल ही रहा था। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है। कुछ सेपरेटिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि आर्टिकल 370 इकलौता जरिया था जिससे कश्मीर इंडिया से जुड़ा था, और इकलौता लीगल जरिया था कह सकते हैं। और इसका हटने का मतलब है कि अब कोई लीगल बेसिस नहीं रह गया है कि कश्मीर इंडिया में रहे, जिसकी वजह से अब यूनाइटेड नेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ल्ड ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कहते हैं कि अब कश्मीर एक इंडियन मिलिट्री ऑक्यूपाइड स्टेट बन गया। और लास्ट पॉइंट जो इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करता है वो ये है कि कितनी जल्दी इस बिल को पास किया गया, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में। एक अलग बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। यह बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक ऐसी स्टेट थी जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, अब ये एक नॉर्मल स्टेट के भी निचले लेवल पर आ गई है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी की जो डेमोक्रेसी है वो एक नॉर्मल स्टेट से भी कम होती है। यूनियन टेरिटरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहता है एक नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में। इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करने वाले लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अब डेमोक्रेसी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां के लोग अब सरकार को तो चुन सकते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर चीज में डिसीजन नहीं ले पाएगी। और अगर वो दूसरी पार्टी की होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जैसे कि दिल्ली में आते हैं। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी भी और स्टेट के साथ फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं। मेरी राय में दोस्तों जहां तक आर्टिकल 370 को हटाने की बात आती है तो मैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ ज्यादा लीन करता हूं। यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से यह किया गया मेरी राय में वो सही नहीं है, और लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहां के कश्मीर के लोग ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, इंटीग्रेशन को, और उनसे पूछे बिना डिसीजंस लिए जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में सही इंपैक्ट नहीं आएगा। जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। हम कश्मीर को इंडिया से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये पर्पस है आर्टिकल 370 को हटाने का, लेकिन कश्मीर इंडिया से तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक वहां के लोकल कश्मीरी लोग इंटीग्रेट नहीं होना चाहेंगे। और अगर जबरदस्ती उन पर ऐसा कुछ किया जाएगा, उनसे पूछे बिना डिसीजंस लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है ये करना और मुश्किल होता जाएगा यहां पर। तो जिस तरह से ये किया गया है मैं उसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूं, लेकिन मैं इसके रिमूवल को सपोर्ट करता हूं। तो अगर ये आर्टिकल 370 को हटाने का डिसीजन कश्मीरी लोगों से पूछकर लिया जाता, कश्मीरी पॉलिटिशियन से कम पूछकर लिया जाता, वहां की स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर लिया जाता, इलेक्शन कराने के बाद लिया जाता, तो बेहतर होता। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका यह भी है कि शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता फिर ऐसा डिसीजन लेना। और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो डिसीजन है मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि इससे साफ दिखता है डेमोक्रेसी कम होती है। जिस सरकार को लोग चुनते हैं वो सरकार हर एस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इससे डेवलपमेंट रुकती है, डेवलपमेंट स्टॉल हो जाती है, सही तरीके से काम नहीं हो पाता इससे। तो ये थी मेरी राय दोस्तों इस इशू पर। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही था या गलत था? आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा कश्मीर पे। क्या कश्मीर एक पीसफुल स्टेट बन जाएगी जहां पे और डेवलपमेंट होगी, इंडिया के साथ और इंटीग्रेटेड हो जाएगी, या फिर इंडिया से और अलग हो जाएगी? और ये डिसीजन डीमोनेटाइजेशन की तरह निकलेगा, जहां पर इंटेंशंस तो अच्छे थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ही भयानक थी। सिर्फ समय बता सकता है हमें। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में कश्मीरियों का दिल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनको इंक्लूडेड फील कराना इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी और स्टेट्स की तरह कश्मीर बने, इसके लिए हर एस्पेक्ट से कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं, इतने सारे मिलिटराइज्ड एरिया में कोई रहना पसंद नहीं करेगा।
तो उस एरिया को डीमिलिटराइज भी करना पड़ेगा, वहां से आर्मी की प्रेजेंस को कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट की तरह बन सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके वहां पर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।